हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियल सो रही थी, तभी उसकी माँ हेमा उसे जगाने आती है, लेकिन वो नहीं उठती। फिर उसकी बहन दिया उसके पास आकर धीरे से उसके कान में बोलती है, दीदी जल्दी से उठ जाओ, वरना मम्मी आपको चाय नहीं देगी और मैं सारे बिस्किट खा जाऊंगी। फिर मत कहना मैंने आपको बिस्किट नहीं दिए। नींद में दिया की आवाज सुनकर प्रियल एकदम से उठ जाती है और बोलती है, कहाँ है मेरा बिस्किट? ला दे मुझे मेरे बिस्किट। देखो मम्मी देखो, कैसे उल्लू की तरह जाग कर बैठ गई, वो भी बिस्किट के नाम पर। हाँ, उठाने का तरीका अच्छा था दिया बेटा, पर चाय बिस्कुट तो खत्म। तेरे पापा खाकर ऑफिस चले गए। क्या मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे मेरे चाय बिस्किट दे दो ना। और वैसे टाइम क्या हो रहा है? टाइम तो हो गया है तेरे कॉलेज जाने का, अब तू लेट हो जाएगी। कब से जगा रहे थे तुझे? अरे अगर उठाना ही था तो जल्दी उठा देती ना पागल। चल हट परे। तू खुद इतनी बड़ी उठनी हो गई है तो हम क्यों उठाएं? अपने आप जल्दी उठाकर। लेट हो रही है तो क्या हमारी वजह से लेट हो रही है? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगी महारानी, फिर सुबह उठाओ भी। अरे मम्मी अब ताने मारना बंद भी करो ना। एक तो मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ, और हाँ मैं अपने चाय बिस्किट कैंटीन में खा लूंगी। ये कहकर प्रियल रेडी हो जाती है और जाते वक्त जल्दी में दिया से पूछती है, ओए जल्दी से बता दे मेरा पार्ले जी कहाँ है? तूने छुपाया है ना? नहीं है, बोला तो खा लिया पापा ने। भाड़ में जा तू, तुझसे तो मैं आकर निपटूंगी। प्रियल चली जाती है। ये सब हेमा देख लेती है और उसके बाद में दिया के पास आकर बोलती है, ये क्या हो रहा है दिया? झूठ क्यों बोला तूने उसे? दे देती ना उसे बिस्किट, उसी के लिए तो वो उठी थी। जब तुझे पता है तेरी बड़ी बहन को ये सब पसंद है, फिर भी तूने ऐसा किया, कुछ खाकर भी नहीं गई। अरे मेरी प्यारी मम्मा, पहले मेरी बात तो सुन लो। शैतानियाँ करती हूँ पर इतनी भी नहीं। उसके बैग में ऑलरेडी मैंने पार्ले जी बिस्किट डाल दिया है, जब भूख लगेगी तो वो खा लेंगी। अच्छा फिर ठीक है, पर तू उसे ऐसे परेशान मत किया कर। प्रियल रास्ते में बस का वेट कर रही होती है, तभी वो पास में एक टपरी पर जाती है और अंकल से पूछती है, अरे अंकल जी, ये सीमापुरी जाने वाली बस कब तक आएगी? अरे बेटा उस गाड़ी को आने में भी 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी अभी ये बस निकल चुकी है। अब और इंतजार करना पड़ेगा। अरे बेटा यही वेट कर लो जब तक, कुछ खा लो और पी लो। हाँ अंकल जी, एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय दे दो, और आपके पास पार्ले जी बिस्किट तो होंगे ना? अरे बेटा अभी अभी एक लड़का बहुत सारे बिस्किट ले गया, इसीलिए वो खत्म हो गए। तुम कोई दूसरा मेरीगोल्ड बिस्किट खा लो। अरे नहीं अंकल जी, ये तो कुल्हड़ में डूबता भी नहीं है। सबसे बेस्ट है मेरा पार्ले जी। हाँ बेटा, बात तो सही है, मेरे बच्चे भी घर पर यही वाले बिस्कुट खाते हैं। इतना बोलकर वो खाली चाय पी लेती है और पैसे देने के लिए वो जैसे ही बैग में हाथ डालती है तो उसे पार्ले बिस्कुट दिखाई देता है और वो बोलती है, पक्का ये दिया का काम होगा, हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। अरे पहले बता देती, कम से कम चाय तो खानी ना पीनी पड़ती। ओह 5 मिनट बाकी है अभी मेरी बस आने में। वैसे बच्चे पार्ले जी दूध के साथ खाते हैं, अडल्ट पार्ले जी चाय के साथ खाते हैं, और लेजेंड खाते हैं पानी के साथ। तो मैं भी अब अपना पार्ले जी पानी के साथ खाऊंगी। ये बोलकर वो पार्ले बिस्कुट को पानी में डुबोकर मजे मजे से खाती है और बोलती है, मजा ही आ गया। इसे कहते हैं स्वाद, और स्वाद होता है जिंदगी। कुछ देर बाद उसके कॉलेज जाने वाली बस आ जाती है। प्रियल बस में बैठकर कॉलेज पहुंचती है और सारे लेक्चर अटेंड करती है। कुछ देर बाद में वो कैंटीन में जाती है और बिस्कुट खाते हुए अपने दोस्तों से बोलती है, कैसे हो तुम सब? मेरी याद नहीं आती कभी तुम्हें? ऐसा कर प्रियल, या तो तू बोल ले और या फिर खा ले, क्योंकि हमें तेरी ये विचित्र भाषा पल्ले नहीं पड़ रही है ना सोनिया? हाँ मोहित, तुम सही कह रहे हो। इस भैंस को देखो, जब देखो पार्ले जी ही चरती रहती है। अबे सालो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? यार मेरा हाथ मेरा मुंह, तुम्हें क्या दिक्कत? ये नहीं है कि तुझे ये पसंद है, दिक्कत ये है तुझे इतने पसंद है कि तू पूरा दिन ये खा सकती है। और मोहित, सबसे ज्यादा खराब बात तो ये है कि ये मैडम अपने बिस्किट को पानी में डुबोकर खा रही है। इसका ये स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देख सोनिया, तूने बोला और ये पानी के गिलास के साथ चालू भी हो गई। कम
कम ऑन यार, तुम दोनों को पता है ना कि मुझे पार्ले जी कितना पसंद है, फिर भी तुम दोनों को आग लग रही है। अरे खाने तो दो मुझे। दोनों दोस्त मना कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रियल उन दोनों के मुंह में बिस्कुट डाल देती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ बोलते हैं, ओए पागल है क्या? अब तुम दोनों भी मेरी तरह बोलोगे, हो गया ना लेवल बराबर। अरे यार मोहित, पानी के साथ ये कितना मस्त लग रहा है। अब से तो मैं ऐसे ही खाऊंगी पार्ले जी बिस्किट को। अब कल से तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसे ही पार्ले जी खाना। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। प्रियल उन्हें बाय करके घर वापस आती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। हेमा उसके लिए एक पंकज नाम के बढ़िया से लड़के से उसकी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाती है। यहाँ भी प्रियल रोज ब्रेकफास्ट में पार्ले बिस्कुट खाया करती। उसे रोज यही खाता देखकर उसका पति और उसकी सास जया हैरान थे। तभी जया उससे पूछती है, अरे बहू, तुझे भी ये पसंद है क्या? कभी पकोड़े वगैरह भी खिला लिया कर चाय के साथ, जब देखो तब बिस्कुट लेके आ जाती है। अरे माँ जी, पार्ले जी मुझे इतना पसंद है ना कि मैं सारा दिन खा सकती हूँ। वैसे आपने ये क्यों कहा कि मुझे भी ये पसंद है? कोई और भी खाता है क्या घर में? अरे मैं नहीं, ये पंकज है ना, यही खाता रहता है। ये तो चाय में सारा बिस्किट डालकर उसका हलवा बनाकर चम्मच से खाता है। सच में बहू, तुम दोनों की शादी हो गई है। बालक करने की उम्र में बालक की तरह खाते हो। हाँ, तो माँ इसमें गलत क्या है? मुझे ऐसा खाना पसंद है और उसे डुबोकर पसंद है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर पंकज ऑफिस चला जाता है। वक्त बीतता जाता है। कुछ दिन बाद में पंकज का बर्थडे आने वाला होता है। एक दिन पहले प्रियल पंकज के लिए उसके बर्थडे का डेकोरेशन सामान और केक ऑर्डर करने जाती है। सामान तो वो ले आती है, लेकिन केक कहीं से ऑर्डर नहीं हो पाता। अगले दिन पंकज का बर्थडे होता है और वो केक छोड़कर सारी अरेंजमेंट कर लेती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो पार्ले जी बिस्कुट को लेकर एक केक तैयार करती है, जिसके बाद वो उसे फ्रिज में रख देती है। ऑफिस से आने के बाद जया और प्रियल पंकज को सरप्राइज देते हैं, जिसके बाद वो केक को कट करते हैं और सब एक दूसरे को खिलाते हैं। केक खाकर पंकज बोलता है, वाह, कितना डिफरेंट टेस्ट है। आज तक मैंने इतना अच्छा केक नहीं खाया। कैसे बनाया तुमने? सुनिए, आप और माँ जी गैस करके बताइए कि मैंने ये केक किस चीज का बनाया है। मैंने इतनी बार खा लिया, फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा। तुम ही बता दो। हाँ बहू, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। दूसरे केक से अलग है। ऐसा क्या डाला है इसमें? ओफो माँ जी, पंकज जी, ये केक मैंने पार्ले जी बिस्किट से बनाया है। अरे वाह, मजा ही आ गया खाकर। ऐसे ही अगले दिन पंकज पार्ले की पूरी पेटी लेकर आता है और अपने रूम में अलमारी के सबसे ऊपर रख देता है। प्रियल से वो पेटी उतरती नहीं, इसीलिए वो पंकज से कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसे खाने का इतना मन होता है कि वो खुद चढ़कर ले रही होती है कि तभी वो गिर जाती है, जिससे उसके बैक में बहुत पेन होता है। आवाज सुनकर उसकी सास और पंकज उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका एक्सरे करते हैं और बोलते हैं, मिस्टर पंकज, आपको इनका बहुत केयरफुली ध्यान रखना होगा। ध्यान रहे कोई भारी वजन ना उठाएं, ना झुकें, क्योंकि इनकी स्पाइन में दिक्कत हो गई है। गिरने की वजह से सारा वजन इनकी बैक पर आ गया है। दवाई लिख दी है। जी डॉक्टर, ख्याल रखूंगा। घर जाकर पंकज उसे समझाता है और उसका ख्याल रखता है। धीरे धीरे प्रियल रिकवरी करने लगती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अदा एक छोटे से शहर से थी। वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से काफी दूर एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेती है और कॉलेज के पास ही एक पीजी में रूम ले लेती है। कुछ ही दिनों में कियारा नाम की एक लड़की उसके साथ उसके रूम में रहने आती है। जहां अदा एक बहुत ही सिंपल किस्म की लड़की थी, तो वहीं कियारा थोड़ी मॉडल टाइप की थी, जो कि अपनी अदाओं से किसी को भी पागल बना दिया करती।
ऐसे ही एक रात कियारा बाहर जाने के लिए तैयार होकर अदा से बोलती है। बेबी कैसी लग रही हूँ मैं? यार तुम तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हो, पर आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। किसी के साथ डेट है क्या? हाँ भी और नहीं भी। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं कैसे? अरे यार चलो, बहुत मजा आएगा। और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इतना बोलकर कियारा उसको अपनी तरह तैयार कर देती है, जिसके बाद वो अदा से कहती है, अदा यार जरा देख कर, कहीं आज तेरी और तेरी इस अदाओं के चक्कर में एक आधा लड़का मर ही ना जाए। सच में यार यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। कियारा के कॉम्प्लीमेंट को सुनकर अदा खुशी से शीशे में देखती है और हैरान हो जाती है। कुछ ही देर बाद में दोनों अपना पर्स लेकर वहाँ से क्लब के लिए निकल जाती है। अदा फर्स्ट टाइम क्लब आई होती है, जिस वजह से उसको वहाँ सब कुछ अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो एक जगह जाकर बैठ जाती है। तो वहीं कियारा सीधा एक लड़के के पास जाती है और उसके फेस पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उससे बोलती है, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? व्हाई नॉट? इतना बोलकर वो दोनों जाकर साथ में डांस करने लगते हैं और अदा एक जगह अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर हाथों में ड्रिंक लेकर बैठी होती है और खुद को वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। तभी उसके पास तुषार नाम का एक लड़का आता है और अपने हाथों की ड्रिंक को उसकी ड्रिंक से चीयर्स करते हुए उससे बोलता है, हे, आई एम तुषार। मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम्हें। तुम यहाँ अकेली बैठी हो, कोई प्रॉब्लम है या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया? मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है तो ब्रेकअप कहाँ से होगा? ओह रियली? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ किसके साथ आई हो? माय नेम इज अदा और मैं यहाँ अपनी दोस्त कियारा के साथ आई हूँ। तुम तो बिल्कुल सही लड़की के साथ आई हो। वैसे एकदम बिंदास लड़की है वो। उसके साथ रहो, अपने नाम की तरह बन जाओगी और एक दिन अपनी मासूमियत के साथ साथ अपनी अदाओं से भी लोगों को घायल करोगी, जैसे अभी मुझे कर दिया। मतलब आज से हम दोनों फ्रेंड्स। इतना बोलकर तुषार उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इसी तरह दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। जिसके बाद तुषार वहाँ से चला जाता है। कियारा के साथ पीजी में आने के बाद भी अदा तुषार के बारे में ही सोचती है और एक दो दिन बाद कियारा को तैयार होता देखकर उससे बोलती है, कियारा मुझे भी तुम्हारी तरह तैयार होना है, लेट नाइट पार्टीज करनी है, फन करना है। सच में? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? एक मिनट, वैसे आज अचानक तुम्हें भी ये लेट नाइट पार्टी एंड ऑल ये सब कैसे सूझा बेबी? ठीक तो हो ना? हाँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कोई इस अदा की अदा से घायल हो जाए। ऐसा कौन है जिसके लिए तुम्हें भी अपनी अदाओं का जलवा बिखेरना है? कियारा के पूछने पर अदा उसको तुषार के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही वो उसको ये भी बता देती है कि तुषार को मन ही मन वो चाहने लगी है, जिसके चलते अब वो खुद को बदलना चाहती है। ये बात सुनकर कियारा उससे बोलती है, मैं बस तुमसे यही बोलूंगी कि तुम जो करना चाहती हो वो करो। अपने लिए खुद को बदलना चाहती हो तो बदलो, पर किसी और के लिए खुद को बदलना ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो मना कर दो ना, मैं किसी और से हेल्प ले लूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था अदा। अच्छा सॉरी। चलो मैं आज तुम्हें पूरी प्रॉपर पटोला बनाती हूँ। जो भी देखेगा सीधा घायल होकर आईसीयू के बेड पर लेट जाएगा। अदा कियारा की बातों से चिढ़ जाती है, पर दोनों काफी अच्छी फ्रेंड बन चुकी होती है, जिस वजह से कियारा सारी बातों को इग्नोर करके अदा का साथ देती है। कियारा उसे अच्छे से तैयार करके एक मॉडल की तरह बोलना, चलना, उठना, बैठना सब कुछ सिखाती है और कुछ ही दिनों में एक भोली मासूम अदा जो छोटे से शहर से अपनी पढ़ाई को पूरा करने आई थी, वो पढ़ाई को भूलकर तुषार के साथ पूरी रात लेट नाइट पार्टीज, डिस्को क्लब में घूमना शुरू कर देती है और अपनी अदाओं के जलवों से सबको घायल कर देती है। ऐसे ही एक दिन अदा तुषार के घर पर उसके कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। नशे में धुत अदा तुषार के कमरे में जाती है, जहां वो तुषार को किसी और की बाहों में देखती है और उसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। अदा उसके पास जाती है
और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है, यू चीटर, लायर, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे होते हुए गर्लफ्रेंड बनाई। जाओ, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तलाक। तुम मेरी कोई बीवी नहीं हो जो मुझे तलाक दोगी। और हाँ, अब मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, और मैं तुमसे नहीं, इससे प्यार करता हूँ, समझी? तुम हो ही क्या? हाँ हाँ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, धोखेबाज कहीं के। जाओ, मरो जाके अपने चुड़ैल के साथ। देखना, एक दिन ये भी तुम्हें ऐसे ही धोखा देकर छोड़ देगी। इतना बोलकर अदा गुस्से में अपनी सैंडल उतारकर उसके मुंह पर मारती है और वहाँ से चली जाती है और कियारा के पास आकर उससे कहती है, कियारा, तुषार ने मुझे धोखा दिया, जिसके लिए मैंने खुद को बदला, उसी ने मुझे छोड़ दिया। तुमने सही कहा था, मैं गलत थी। अब मुझे उससे बदला लेना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब मैं सबको अपनी असली अदाई दिखाना चाहती हूँ, जिससे हर कोई मेरा दीवाना हो जाए। कियारा, तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ बेबी, मैं हूँ ना। रिलैक्स हो जाओ और सो जाओ, हम कल बात करते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कियारा अदा को सुलाकर खुद भी सो जाती है और अगले दिन सुबह के 5 बजे से ही अदा रोना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर कियारा की आंख खुलती है और एक बार फिर से उसको वो चुप करवाती है और अपना प्लान बताते हुए उससे बोलती है, तुम्हें उससे बदला लेना है ना? हाँ, और उसको भुलाना भी है। तो जैसा मैं बोलूं बस वैसा ही करना। तो अब अच्छे से मेरी बात सुन। तू कल एक लड़के से मिलेगी, वो भी उस तुषार के सामने, और उसके सामने तू अपनी अदाओं के जलवे दिखाएगी, समझी? किस लड़के से मिलूं यार? मेरे कांटेक्ट में तो कोई लड़का ही नहीं है। यार मैं हूँ ना, तू रोना बंद कर और जैसा बोल रही हूँ बस वैसा वैसा करती जा। कियारा उसको चुप करवा के कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लाकर उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करती है और साथ ही उसके साथ प्लान डिस्कस करती है। अगले दिन अदा उसी क्लब में तैयार होकर जाती है जहाँ तुषार रोज आता है। हर दिन की तरह तुषार भी वहाँ आता है, जिसके बाद वो देखता है कि अदा किसी और लड़के की गोद में बैठी है और उसको किस कर रही है। ये देखकर तुषार को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसको ऐसे बाहर जाता देखकर अदा उस लड़के से हाथ मिलाती है और उससे बोलती है, वाओ यार, तेरा प्लान तो काम कर गया। उसकी जली और मेरे दिल को ठंडक मिली। साला खुद को समझता क्या था? जस्ट चिल बेबी, अब तुम्हें उसको भूलने में आसानी होगी, पर अब वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा। इतना बोलकर वो दोनों एंजॉय करती हैं। तो वहीं तुषार को गुस्सा आता है और वो खुद की गलती पर अफसोस करता है कि उसने किसी और के लिए अदा जैसी लड़की को छोड़ दिया, जिसकी अदाओं पर सब घायल थे। और इस तरह अब अदा अपनी अदाओं के जलवे बिखेर के सबको अपना दीवाना बनाती है और कॉलेज पास आउट करके मॉडलिंग तक ट्राई करती है, जिसमें वो अपने मुकाम को हासिल करती है। अपनी लाइफ में मिले एक धोखे से वो एक मॉडल का खिताब हासिल करती है। निधि अपने पति विवेक और सास आशा के साथ में अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन निधि किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो चक्कर खा के नीचे जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही देर बाद में उसकी सास आशा किचन में आती है और अपनी बहू को नीचे जमीन पर गिरा देखकर अपने बेटे को आवाज लगाते हुए बोलती है, बेटा विवेक, जल्दी आ। क्या हुआ माँ? बेटा देख, बहू को क्या हो गया, आंखें ही नहीं खोल रही वो। अपनी माँ की आवाज सुनकर विवेक जल्दी से वहाँ आता है, जिसके बाद वो निधि को उठाकर उसके रूम में ले जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुला के उसका चेकअप करवाता है। जिसके बाद डॉक्टर उसे बोलती है, घबराइए मत माताजी, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। फिर ये अचानक चक्कर खाकर कैसे गिर गई? प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा हो जाता है, पर हाँ, निधि जी का थोड़ा ख्याल रखिएगा। इतना बोलकर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद में निधि को भी वापस होश आ जाता है और वो अपनी जगह से उठने लगती है कि तभी उसकी सास आशा उसे बोलती है, अरे बहू, तू बस आराम कर। पर माँ जी,
इतना सारा काम है। अरे काम करने के लिए मैं हूँ ना, और डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी हालत में सिर्फ आराम 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 करो। पर माँ जी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद थोड़ा बीपी लो हो गया था, तभी तो चक्कर आ गए। निधि को ऐसे बोलता देखकर उसकी सास उसको सारी बात बता देती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और निधि की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसके बाद एक दिन विवेक उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करती है और रिपोर्ट आने के बाद विवेक को पता चलता है कि निधि के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो बच्चे को इस दुनिया में ला सके और उसका माँ बनना यानी कि उसकी जान को खतरा। ये सुनते ही वो घर आकर निधि से बोलता है, निधि, तुम मेरे साथ कल हॉस्पिटल चलकर इस बच्चे का अबॉर्शन करा रही हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और माँ जी आप सभी लोग कितना खुश थे ये जानकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और अब आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया है आपको? निधि, तुम्हारी जान को खतरा है, मैं एक बच्चे के लिए तुम्हें नहीं खो सकता। विवेक निधि को उसकी कंडीशन के बारे में बताता है और रोता हुआ कमरे से बाहर आ जाता है। ये सब जानकर निधि खुद को संभाल नहीं पाती और अपने रूम में बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी बचपन की दोस्त जिया का कॉल आता है और उसकी कॉल उठाते ही जिया उसे बोलती है, तू तो ससुराल जाके बिल्कुल भूल ही गई, इतनी बदल गई। मतलब ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, इतना प्यार देते हैं क्या तेरे ससुराल वाले, जो तू मुझे पूरी तरह भूल गई? क्या है ये सब? सॉरी यार, इतना ज्यादा काम होता है कि टाइम ही नहीं मिलता किसी को कॉल करने का। अच्छा चल कोई बात नहीं, जा मैंने तुझे माफ किया, तू भी क्या याद रखेगी। अपनी दोस्त जिया से बात करने के बाद में निधि के दिमाग में कुछ बातें चलने लगती है, जिसके बाद वो जिया से बोलती है, शिकायतें बंद कर और ये बता कि तेरी शादी हो गई या अभी भी सिंगल ही है? अभी कहाँ यार, तेरी फ्रेंड को कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा। तेरी नजर में कोई है तो बता दे। हाँ, मेरी नजर में ना एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुझे मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू उससे शादी करेगी और उसके घर वालों का अच्छे से ख्याल रखेगी। तू मेरे बारे में अच्छे से जानती है, फिर भी ऐसा बोल रही है जैसे मैं टाइम पास करके लड़कों को छोड़ देती हूँ। यार अब इंसान जिससे प्यार करेगा उसी से तो शादी करेगा ना, कैसी बात करती है। और तू मेरे लिए कुछ बुरा सोच सकती है तो फिर मैं तेरी नाक कैसे कटने दूंगी? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, बस मुझे प्रॉमिस कर दे। निधि जिया से वादा लेकर उसको 1-2 दिन बाद में मिलने के लिए बुलाती है और खुद को संभाल कर बाहर जाकर अपनी पति और सास से बोलती है, माँ जी, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लेकर आऊंगी। बहू, तू ये सब क्या बोल रही है? अरे तू समझती क्यों नहीं बात को? निधि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पर मेरा नहीं। हम कल ही जा रहे हैं डॉक्टर के पास। दिमाग खराब मेरा नहीं, आप सबका हो गया है। मेरा बच्चा इस घर का वारिस है और वो इस दुनिया में जरूर आएगा। मुझे खुशी होगी इस बात से कि मैं ना सही, लेकिन मेरा बच्चा तो ये दुनिया देख रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का बच्चा हो, जो माँ जी को दादी बोले और आपको पापा बोले, और उसे आप दोनों का प्यार भी मिले। और माँ का प्यार कौन देगा? मेरे बच्चे को माँ का प्यार भी जरूर मिलेगा। इतना बोलकर वो विवेक को अपनी दोस्त जिया से शादी करने की कहती है, पर विवेक साफ मना कर देता है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन निधि जिया से मिलकर उसे अपने बारे में सब बताती है और उसको अपने पति से शादी करने की कहती है, पर जिया भी ऐसा करने से साफ मना कर देती है। जिसके बाद निधि जिया से बोलती है, भूल गई तुम अपना वादा जो तुमने मुझसे किया था? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए और उसे माँ का प्यार मिले? मैं चाहती हूँ निधि, पर मैं तुम्हारी सहेली से सौतन नहीं बनना चाहती। अगर चाहती हो तो विवेक जी से शादी कर लो, मेरे होने वाले बच्चे के लिए ही कर लो। मेरे बच्चे को माँ का प्यार तुमसे ज्यादा कोई और नहीं दे सकता। निधि उसके सामने रोकर उसको अपनी कसम दे देती है और जिया को हार मानकर उसकी बात को मानना पड़ता है, पर अभी भी विवेक इस शादी के लिए नहीं मानता। जिसके बाद वक्त धीरे धीरे बीतता है। निधि अपनी बात मनवाने के लिए दवाई लेना बंद कर देती है और वहीं उसकी प्रेगनेंसी को भी पूरे 5 महीने होने लगते हैं।
और दिन पर दिन उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगती है। उसकी ऐसी बिगड़ती हालत को देखकर विवेक को बहुत तकलीफ होती है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर बोलता है। ये सब क्या बचपना है निधि, तुम दवाई खा लो। नहीं, पहले आप मेरी कसम खाकर बोलो कि आप मेरे जीते जी जिया से शादी करोगे ताकि मैं चैन से मर सकूं। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं वैसा ही करूँगा। प्लीज दवाई खा लो अब। अपने पति से कसम ले लेने के बाद वो दवाई ले लेती है और कुछ ही दिनों में अपने आंखों के सामने अपने पति और सहेली की शादी करवाती है, जिसके बाद जिया उनके घर में घुल मिल जाती है। ये सब देखकर निधि बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय बीतता है और निधि की डिलीवरी का समय आ जाता है, जिसके बाद उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है और सभी घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर निधि का इलाज करती है। सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर का वेट करते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आती है और बोलती है। मिस्टर विवेक, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। पर माफ़ कीजिए, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सके। आप अंदर आकर अपने बच्चे से मिल सकते हैं। सभी लोग निधि और बच्ची से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन विवेक निधि के मृत शरीर को देखकर उससे लिपटकर रोने लगता है। कुछ ही देर बाद में सब लोग मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। जिया उस बच्ची को एक माँ से भी ज्यादा प्यार देती है और उसके बाद सभी लोग मिलकर बच्ची का नाम निधि रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।